जी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। ठीक है जी, सभी लोग आ गए, स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका प्रूफ मांगा था आप लोगों से, किया प्रूफ आपने? हाँ सर। कैसे? तो वेलोसिटी एक्स डॉट एक्स कैप वाई डॉट वाई कैप लेते हैं। अच्छा। और फिर बी क्रॉस बी को एक्स डबल डॉट एक्स कैप प्लस वाई डबल डॉट वाई कैप लेते हैं। हम्म। और फिर उसे सॉल्व किया डिफरेंशियल। ठीक है, और कोई किसी ने प्रूफ किया हो? अनिकेत, अमोल, ऐश्वर्या, नकुल? नहीं? नहीं सर, नहीं सोच पा रहा। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक सेटअप ले लेते हैं। और सेटअप लेने के लिए हमें ये समझना है कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास Q इंटू वी क्रॉस बी। तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी की हमेशा परपेंडिकुलर लगने वाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मैं माइनस बी नॉट के कैप ले लेता हूँ। एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली माइनस बी नॉट के कैप, और ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया इसमें, राइट। और हम एक इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू आई कैप, और इनिशियल पोजीशन जो भी थी उसको मान लेते हैं 0 0। तो फिजिकल सिचुएशन हमने क्रिएट कर ली कि एक पार्टिकल को किसी सर्टेन वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा मैंने बोला था, कंडीशन दी हुई है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग लिया, नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, और वेलोसिटी ले ली मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। अब हम इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करते हैं किसी टाइम टी पर। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, आर्बिट्ररी टाइम टी पर, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर है। एट एनी टाइम टी इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। और इसकी वेलोसिटी वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप है। और हम इसके ऊपर लगने वाली फोर्स से इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन को ए एक्स ए का ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख लेंगे। और वी हैव द एलिमेंट्री रिलेशनशिप, वी एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, वी वाई होता है डी वाई बाई डी टी, और वी जेड होता है डी जेड बाई डी टी। ए एक्स हमारा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ए वाई लिखना है तो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, ए जेड लिखना है तो डी बाई डी टी ऑफ वी जेड। ये एलिमेंट्री रिलेशनशिप है। अब पहले तो इस पे लगने वाली फोर्स लिखते हैं। फोर्स हो जाएगी क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी क्रॉस बी के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी सी।
तो क्यू वी क्रॉस बी, तो बी वेक्टर हमें मालूम है, वी हमें मालूम है, तो क्यू वी क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो वी वेक्टर को लिख लेते हैं वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेते हैं माइनस बी नॉट के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, क्या बनेगा ये, पहले क्यू वी एक्स बी नॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कितना होता है, -j। -j। माइनस जे, और एक माइनस और भी था तो प्लस जे हो जाएगा। तो क्यू वी एक्स बी नॉट जे कैप एक आएगा। सिमिलरली क्यू वी वाई बी नॉट जे क्रॉस के +i। प्लस आई, तो कुल मिला के एक माइनस बच जाएगा ना, क्योंकि माइनस बी नॉट था। और के क्रॉस ए वाली टर्म जीरो, के क्रॉस के वाली टर्म जीरो, तो ये फोर्स आ गई। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन मास, तो माइनस क्यू वी वाई बी नॉट बाई एम आई कैप प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट बाई एम इंटू जे कैप, ये अपनी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? तो एक तो मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट जीरो है। अगर एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट जीरो है यानी वेलोसिटी इन z डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाली है। और अगर वेलोसिटी इन z डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाली है तो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। पहले कितनी वेलोसिटी थी इसकी इनिशियली, इनिशियली वेलोसिटी इसकी केवल यू आई कैप थी, ना y में थी ना z में थी। तो इसका मतलब इसका vz जीरो रहेगा, और vz जीरो रहेगा तो z कांस्टेंट रहेगा, z डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। इनिशियली z जीरो था, z हमेशा ही जीरो रहेगा। दैट मीन्स इसके मोशन में x y और z का कोई काम नहीं आने वाला। यही पर्पस भी था कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को z में दिखा के उसको एक्स वाई प्लेन वाली फिगर बनाई थी, बिकॉज अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड z में ले ली तो उसकी वजह से z में वेलोसिटी आनी नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अगर z डायरेक्शन में है तो वो z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं देगी। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? सर आपने z डायरेक्शन में वेलोसिटी मानी है ना? नहीं दी ना, मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप दी थी ना। अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर। अब मेरे पास ए एक्स आ गया माइनस क्यू वी वाई बी नॉट बाई एम, और मेरे पास ए वाई आ गया क्यू वी एक्स बी नॉट बाई एम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, और इधर से एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको सीधा इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ लग रहा है, खैर मैं लिख तो लेता मल्टीप्लाई हूँ। कर लेंगे ना? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, डिवाइड कर लेंगे तो भी चलेगा, या मल्टीप्लाई करूं? चलो मैं सोचता हूँ। तो तो मतलब एक, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डिवाइड ही हो गया ना। हाँ ठीक है, तो ए एक्स को लिख देते हैं डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम टाइम्स वी वाई, और एक्सप्रेशन का वाई कंपोनेंट डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स। अब एक एडवाइस तो मुझे आपसे मिली कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ, तो डी वी वाई बाई डी वी एक्स आ जाएगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, और मेरे पास माइनस वी एक्स बाई वी वाई आ जाएगा। क्यों भाई? हाँ सर। सभी को क्लियर है ये स्टेप? यस सर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास वी वाई डी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स डी ऑफ वी एक्स, और इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंटीग्रेट करेंगे तो वी वाई बाई का स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस वी एक्स का स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और अरे यार ये तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गया, और ये तो मुझे शुरू से ही पता था कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। पता था क्या? सर पर प्रूव करना था ना रिग्रेस। हाँ बिल्कुल, रिग्रेस प्रूव करना था, इसलिए हमने ऐसा किया। अदरवाइज वी नो
कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लगने वाली फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो उसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड कभी चेंज नहीं करेगी। खैर हमने एक रिग्रेस प्रूव कर लिया। तो और ये कितना होगा, तो बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू यू और वी वाई की वैल्यू 0। यहाँ से सी डैश की वैल्यू यू स्क्वायर आ गई। सो वी गेट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर वी वाई स्क्वायर को यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू को अगर मैं इस रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो वी वाई की वैल्यू पुट कर लूँ तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट ये यहाँ से आगे जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैं आपको एक डिफरेंट तरीका सिखाना चाहता हूँ। दिस इज ओके, दिस इज गुड कि हमने प्रूव कर लिया स्पीड कांस्टेंट है, बट मैं कुछ एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ध्यान से देखेंगे इस एक्सप्रेशन को। इसमें डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स आ रहा है और वो वी वाई पे डिपेंड कर रहा है, और आप ध्यान से देखें तो डेरिवेटिव ऑफ वी वाई वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ सर वही है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास आएगा डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम इंटू डी ऑफ वी वाई बाई डी टी। कोई डाउट किसी को इस स्टेप में? और डी ऑफ वी वाई बाई डी टी क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस क्यू बी नॉट बाई एम होल स्क्वायर्ड टाइम्स वी एक्स आ जाएगा। बोलो इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको फिजिक्स में रिपीटेडली देखने को मिलती है। डी स्क्वायर वी एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वी एक्स वेयर ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाय एम। और ये तो यार मतलब बहुत बार देखा होगा आपने 11th क्लास में ऑसिलेशंस में, बार बार आपको पढ़ाया जाता डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन, है ना। d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is of the form d square x by dt square plus omega square x is equal to 0, and we know that इसका जनरल सॉल्यूशन x is equal to a sin omega t plus phi होता है। मालूम है ऐसा सभी को? हाँ सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जनरल सॉल्यूशन वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो सकता है, वेर ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाय एम। अब ए और फाई बाउंड्री कंडीशन से निकलते हैं। ए एंड फाई आर कैलकुलेटेड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था, y 0 था, z 0 था, vx की वैल्यू कितनी थी बोलो? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना था? यू यू y कंपोनेंट कितना था? 0 z कंपोनेंट 0। z के तो बात ही नहीं करने की जरूरत है, z तो पिक्चर से ही हटा दिया था हमने। t इज इक्वल टू 0 पे ax कितना होगा? किसी को याद है ax का एक्सप्रेशन क्या था? ये रहा ax का एक्सप्रेशन, क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी वाई, और वी वाई टी इज इक्वल टू 0 पे कितना था? 0। ax की वैल्यू भी 0 थी। तो ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है, इससे काम चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें t इज इक्वल टू 0 पे vx को u पुट कर देते हैं, और इसका डेरिवेटिव ax इज इक्वल टू a ओमेगा
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव में टी इज इक्वल टू 0 पे x को 0 पुट कर देते हैं। चलो जी पुट करना शुरू करते हैं। एक बार इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं और एक बार इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो अगर मैं इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा u इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव इज इक्वल टू ए साइन फाइव। तो ए साइन फाइव आ गया u। इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो ए एक्स है 0 इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 0 प्लस फाइव। तो कॉस फाइव 0 है तो साइन फाइव 1 है, और इसका मतलब a की वैल्यू u के बराबर है, और इसका मतलब मेरे पास vx की वैल्यू आ गई। vx की वैल्यू आ गई u साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये 5 पाई/2 हो गया ना, यहाँ से 5/2। So I am able to obtain the expression for the x component of velocity as u cos of omega t। यहाँ से y component of velocity निकाला जा सकता है। y component of velocity निकालने के लिए मैं vx की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। नाउ इट इज योर टास्क। भाई मैंने यहाँ तक कर दिया, ux निकाल दिया, सॉरी vx, vy निकालो, x निकालो, y निकालो, सॉल्व करके आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। किसी को ऊपर देखना है? हाँ सर। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। सर वो जो मल्टीप्लाई का वो बेसिकली उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन है। क्या? वो जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया वो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही था। वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो था, बट वैसे सॉल्व करते थे ना उसमें। उससे विद टाइम रिलेशनशिप नहीं ना निकली आपके पास। नहीं उसके सर बाद निकल गया ना। निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। वहां से आप vx की वैल्यू u स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर का अंडर रूट पुट करके वो उसको वहां सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, उसमें साइन इनवर्स वाली इंटीग्रेशन आएगी। मैं वो करना नहीं चाहता था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ओके सर, है ना? हाँ सर ठीक है। इसी क्या होगा ना, तूने, तेरे को इंटीग्रेशन आती है तो तूने साइन इनवर्स वाली उठा ली। मेरे को साइन इनवर्स वाली इंटीग्रेशन टफ लगती है। दूसरी चीज, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिखानी थी सेकंड ऑर्डर की, बिकॉज ये हाँ बहुत सर ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ जी, यहाँ पे ये नोट किया हुआ है, देख लो। इसमें कुछ पूछना है किसी को? सार्थक? तो मतलब हमें इनिशियल कंडीशन के लिए ए तो लिखना ही पड़ेगा ना? ऑब्वियसली आपको पहले जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, फिर t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, और फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये नोट कर लिया? सर एक सेकेंड। सर मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे जब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल सी डैश आया, उसके बाद मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा था vy इक्वल टू vx tan फाइव। हाँ, वो इसमें इस इक्वेशन में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू c डैश में, हाँ vy इक्वल टू vx tan नहीं, आपको पता है इसके आगे ये वाला एक्सप्रेशन लाना चाहिए था। इसके बाद आप vx की वैल्यू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर यहाँ पुट करते तो आपके पास vy में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, d ऑफ vy अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं समथिंग। सर मैंने वैसे ही किया, पर मैं बोल रहा था कि इससे शायद छोटा हो जाएगा अगर मैं vy को vx tan थीटा डाल दूंगा। उससे तुम्हारा सारा कुछ थीटा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मुझे सर्कल ही प्रूव करना है। हाँ, तो खाली वेलोसिटी वेक्टर सर्कल में घूम रहा है, इससे काम चल जाएगा क्या?
नहीं सर, वी वाई बाई वी एक्स का रिलेशन मिल जाएगा, हम्म। उससे कुछ फायदा होगा। मतलब पोलर में चले जाएंगे यार, मुझे लग नहीं रहा, मतलब वहां से एक्स, मैं तो एक्स और वाई में निकालना पसंद करूंगा ना सर्कल प्रूव करने के लिए। तो नहीं मतलब जैसे यहाँ पे वी एक्स मुझे फिर यू साइन थीटा आ जाएगा, वी वाई यू कॉस थीटा आ जाएगा, और हम्म। फिर उसको मैं डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट एम डी वाई। डी वी एक्स बाई डी टी को जब तू निकालेगा तो वहाँ डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, उससे तेरा थीटा टाइम का फंक्शन आ जाएगा बिल्कुल। उससे वी एक्स और वी वाई टाइम के फंक्शन आ जाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके वापस वही एक्स और वाई टाइम के फंक्शन बनेंगे। हाँ सर। हाँ तो वो चीज, दैट इज, दिस इज एन एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग दैट थिंग। हाँ सर ठीक है सेकंड सर। ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। हाँ सर ठीक है सर। लिमिटली देख बनाया तो मैंने वही है ना जो तू बोल रहा थीटा। हाँ सर ठीक है सर। हम्म। हाँ जी, ये नोट कर लिया। सर थोड़ा नीचे कर सकता हूँ। हाँ सर, बस बस। चलें आगे। सर एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी ऐश्वर्या, आगे एक्स और वाई भी निकालो, वी एक्स और वी वाई आपके कैलकुलेट हो गए, बिल्कुल बढ़िया। अब आप यहाँ से एक्स और वाई भी कैलकुलेट करके दिखाओ, उससे हम प्रूव कर पाएंगे कि इसका पास सर्कल है। बस एक सेकंड नीचे कर सकते हैं। ठीक है जी, रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ मैं। यू वे एक्स निकल गया, वी वाई निकालो, एक्स निकालो, वाई निकालो। सर मैंने भेजा हुआ था ये। हाँ आपका देखा बेटा मैंने, आपने तो कल भेज दिया था ना मुझे। हाँ सर।
नकुल सॉल्यूशन गलत है तेरा। नहीं यार, थोड़ा सा ऐश्वर्या बारीकी से करो आप ना, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग आप आंसर निकाल के जल्दीबाजी में भेज दे रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। Vx आ गया मेरे पास, Vx को मैं इस रिलेशनशिप में पुट कर देता हूँ जो मेरे पास बिगिनिंग में थी, डी, ये वाली रिलेशनशिप। तो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई इज क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी एक्स। तो डी बाई डी टी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स, सॉरी एक्स नहीं वी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा, क्यू बी नॉट बाई एम को हमने ओमेगा लिखा हुआ है, और वी एक्स को लिख लेते हैं यू कॉस ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू ओमेगा यू कॉस ओमेगा टी डी टी लिख के इंटीग्रेट करेंगे। ये ध्यान से प्लीज लिमिट्स पुट करेंगे। इनिशियल वी वाई की वैल्यू 0 है, किसी टाइम पर वी वाई है, और ये 0 से टी है। तो यहाँ पे LHS में आएगा वी वाई, और RHS में आएगा यू ओमेगा कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी अपॉन 1/ओमेगा। 0 से टी। बी केयरफुल अबाउट लिमिट्स। आपको लगता है लिमिट में क्या, खासकर 0 वाली लिमिट तो नकली लगती है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और ये एक, और इसमें ओमेगा टी पुट करेंगे एक बार 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो वी वाई आ गया यू साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वी एक्स को हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, और इसको डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। एंड दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव सेंट मी द रॉन्ग सॉल्यूशन। डी एक्स को लिखूंगा यू कॉस ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट करूंगा, रेंज लूंगा 0 से x, टाइम की 0 से t, और ये इंटीग्रेट करने के बाद x इज इक्वल टू यू बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से डी वाई को u साइन ओमेगा टी डी टी लिखूंगा और इंटीग्रेट करूंगा विद इन लिमिट्स, तो लिमिट होंगी 0 से y और 0 से t, और यहाँ पे जाके आप लोगों का आंसर आपने जो भेजा वो गलत है। ये आएगा u बाई ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और अगर आप लोग 0 को इग्नोर कर दे रहे हैं तो आपके आंसर गलत आ रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। सो मेरे पास अल्टीमेटली इसके किसी टाइम टी पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए। एक्स को मैं लिख लेता हूँ यू बाई ओमेगा, यू बाई ओमेगा, ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई एम, ये यू बाई ओमेगा की वैल्यू है, और इसको मैं आर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से आएगा y माइनस आर बाय आर होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड फ्रॉम दीज टू आई गेट एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस आर होल स्क्वायर is equal to r square which represents a circle। तो यहां पर मुझे दुख हो रहा है देखकर कि आप लोगों के सर्कल का सेंटर ओरिजिन आ रहा है। आप जो मुझे आंसर भेज रहे हैं, आप ऐसा आंसर भेज रहे हैं सर देखो हमने प्रूव कर दिया सर्कल है, लेकिन इस सर्कल पे तो वो मूव ही नहीं कर रहा।
इस सर्कल का सेंटर 0 0 और वो 0 0 से मूव नहीं कर रहा, 0 0 के अबाउट। हिमांशु जी, सी एलिमिनेट करके देना था पूरा मुझे। और आर कितना है? एम यू बाय क्यू बी नॉट। तो ऐसे सर्कुलर पाथ में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। अभी इसको अच्छे से डायग्राम में दिखाता हूँ, कहाँ पर है ये सर्कल, कैसा है ये सर्कल। कुछ पूछना है किसी को, कुछ नोट करने वाला पीछे रह गया तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। बोलो। सभी को क्लियर है या सारे चले गए छोड़ के, क्लास भाग गए? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। इसको मैं आपको अब अपने पिक्चर में दिखाता हूँ, जो मैंने शुरू में पिक्चर ली थी। मैंने ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया था, और ऐसे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सारे रीजन में शो की थी। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझे। मैं ऐसी इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपको कि बिल्कुल बेसिक से कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका था। अब ध्यान से देखना जरा, हमने जो इसकी सर्कल की इक्वेशन लिखी है वो लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है एम यू बाई क्यू बी। अब इसको मेमोराइज कैसे करना है? मेमोराइज करने के लिए लॉजिक समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस समय पर अगर इस पार्टिकल की बात करें, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस पे राइट साइड की तरफ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आप इस डायग्राम में इस मोमेंट पे मुझे बता सकते हैं उस पे फोर्स किधर लग रही है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वाई कैप। अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। देखो हाँ वी क्रॉस बी, प्लस जी के आई कैप क्रॉस माइनस बी के कैप, ऐसा ही है ना? तो वाई क्रॉस के इज माइनस जे, तो प्लस जे कैप आ रही है, तो यू बी जे कैप ये आ रहा है ना, तो इस तरफ को, राइट। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मोशन एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड रहने वाला है। इसका मोशन एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड रहने वाला है, और ये जो फोर्स है ये इसको सर्कल में घुमाने वाली है। हमें सबको ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये सर्कल में घूमेगा। तो अगर ये सर्कल में घूमेगा तो उस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होना चाहिए, because the force is directed towards the center of the circle in case of circular motion with constant speed। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। फोर्स की वैल्यू कितनी? क्यू यू बी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और इसको कर दिया मैंने एम यू स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो यहाँ से आर आ गया एम यू बाय क्यू बी। तो एक तो ये रेडियस याद होना चाहिए, एम यू स्क्वायर बाय आर को क्यू यू बी के बराबर कर दो तो आर आ जाएगा एम यू बाई क्यू बी। सेंटर आपको पता चल गया। अब आप इसको सेंटर मान के इसको एक सर्कल ट्रेस कर दो यहाँ पे कि भैया ऐसे सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा होगा, इसका रेडियस। सार्थक तेरा माइक ऑन है या और किसी का माइक ऑन है? एक बार चेक करो, माइक ऑफ करो अपना।
ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया और सर्कल के सेंटर 0, r, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r। अब इस सर्कल की इक्वेशन कोई आपसे पूछे तो ऑब्वियसली सर्कल x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये रेडियस होता है। तो इक्वेशन पता चल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ था, किसी टाइम t पर यहाँ होगा, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखें, x और y। तो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा ओमेगा टी के बराबर होगा। ओमेगा कैसे निकालूं, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी स्पीड अपॉन रेडियस u बाय r, क्यू बी बाय एम। देखो पीछे यही आ रहा था ना ओमेगा, बार बार क्यू बी बाय एम। हाँ सर। ओमेगा आ गया क्यू बी बाय एम, ये थीटा हो गया ओमेगा टी, और अगर ये थीटा हो गया ओमेगा टी तो रेडियस r है, तो ये r साइन थीटा हो जाएगा, और इतनी लेंथ r कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r माइनस r कॉस थीटा। बोलो, सो आई गेट x इज इक्वल टू r साइन थीटा, यानी r साइन ओमेगा टी, और y की वैल्यू r माइनस r कॉस ओमेगा टी। तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने भी आने चाहिए सिचुएशन को देखकर, हर बार डेराइव नहीं करने मैथमेटिकली, वो आपको समझाने के लिए था कि सर्कल में घूमेगा। दिस इज द वे यू शुड बी एबल टू राइट आउट कि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी टाइम पर क्या होंगे, उसकी वेलोसिटी किसी टाइम पर क्या होगी, कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी इनिशियल यू थी तो अब भी यू ही होगी, बस अगर ये आर वेक्टर थीटा एंगल से घूम गया तो वेलोसिटी भी थीटा एंगल से घूम गई होगी। तो आप वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं उसका, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, और आप उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो टेक अ क्लियर नोट ऑफ दिस थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? चले आगे। नोट करना है, कुछ पेंडिंग रह गया हाँ भी सार्थक? सर एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? ये या और ऊपर? नहीं सही है। ओके सर, नीचे नीचे। ठीक है, शुड आई मूव ऑन? 1 सेकंड। आर्या है आज, आवाज नहीं आ रही है उसकी क्लास में? हाँ हूँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। रैंक लिस्ट आई क्या तुम लोगों की? तो उसके बाद चेक नहीं किया। तो अभी तो वापस नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा? बस रैंक दिखा रहा है। बस रैंक दिखा रहा है सर, तुम्हारा रैंक? लिस्ट नहीं दिखा रहा भाई। तुम्हारी रैंक तो बता रहा ना? हाँ सर। भेजो मुझे अपनी अपनी रैंक भेजो। तो वो रैंक मेंस और एडवांस मिला के ओवरऑल बता रहा है। हाँ वो कंबाइंड दिखा रहा होगा ना, पेपर 1 पेपर 2 की। हाँ सर। हाँ सर, लेकिन लीडर बोर्ड नहीं दिखा रहा वो, ना इंडिविजुअल का। अच्छा चलो वो मैं पूछता हूँ।
चलिए क्वेश्चन है एक आप लोगों के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस, द मैग्नेटिक फील्ड in a region of space is given as b vector is equal to minus b naught x k cap। x पोजीशन कोऑर्डिनेट है, मतलब वेरिएबल फील्ड है ना, अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगी, वाई और जेड के साथ वेरी नहीं कर रही है, एक्स के साथ वेरी कर रही है, डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी नॉट एक्स के कैप। कैलकुलेट, सॉरी, ए चार्ज्ड पार्टिकल, इसका मास m ले लो, चार्ज प्लस q ले लो, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन with speed u in positive x direction। Determine the maximum distance of this charged particle from y-axis during its motion। ट्राई करें बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड से, देखें क्या सॉल्व करते हैं आप।
इसमें कोई रीजन लिखा हुआ जी। रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ मैं आपके। तो 2 मिनट बस।
हाँ जी, और कितना टाइम? बन रहा कुछ या मैं सॉल्व करूं? अपने आप से तो तुम लोग हार भी नहीं मानते। तो चलो ऐसे एक्स एक्सिस मान लो, ऐसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, और इसकी वैल्यू है बी नॉट एक्स के कैप माइनस बी नॉट एक्स, मतलब एक्स के साथ वेरी कर रही है। हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। स्पीड तो इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो किसी मोमेंट पे ये एक्स कॉमा वाई पे आ जाता है, और ये भी हमें पता है अपनी प्रीवियस कैलकुलेशन से कि जेड में तो मूव नहीं करेगा, तो इसकी किसी मोमेंट पे वेलोसिटी तो यू ही होगी, लेकिन वो थीटा एंगल से डेविएट कर गई होगी। तो या तो आप u और थीटा की टर्म्स में लिख लो, या यू एक्स और यू वाई की टर्म्स में लिख लो। तो यू एक्स और यू वाई की टर्म्स में लिखना है, तो आप किसी मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी को यू एक्स और यू वाई मान लो। यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट एक्स, तो उसकी वजह से फोर्स ऐसे लग रही होगी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन से देख सकते हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यू क्रॉस भी इधर पॉइंट कर रहा होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और ये जो फोर्स की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू यू इंटू बी नॉट एक्स। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। अब यू एक्स आपका डी एक्स बाई डी टी है, यू वाई डी वाई बाई डी टी है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। तो ये एंगल हमारा थीटा हमने लिया है, तो यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, राइट, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो क्यू यू बी नॉट एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होगा विद द माइनस साइन, और एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो क्यू यू बी नॉट एक्स कॉस थीटा होगा, और यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हैं, तो माइनस क्यू बी नॉट एक्स यू वाई, और ये आ जाएगा क्यू बी नॉट एक्स इंटू यू एक्स। मैंने जानबूझ के ऐसे किया इसको, मैं ये वाली चीजें सारी पिछली बार एक डिफरेंट तरीके से लिखना सिखा चुका हूँ। वेलोसिटी को लिखो आई कैप जे कैप में, फोर्स को लिखो क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स को क्यू वी क्रॉस बी लिखते, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते, तो भी आप इस रिलेशनशिप पे पहुंच जाते हैं। डिवाइडेड बाय मास करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास। यही चीजें मैं दूसरे तरीके से भी पहुंच सकता था। खैर, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब होगा? जब डी एक्स बाई डी टी जीरो हो जाएगा, या फिर ऐसे कहो कि जब ये पूरा का पूरा वाई के अलॉन्ग होगी ये। उड़ जाएगा, है ना। तो जब इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, मतलब ये जो थीटा हम लिख रहे हैं जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। तो एक्स मैक्सिमम का मतलब है डी एक्स बाई डी टी जीरो
इसका मतलब यू एक्स की सर वैल्यू 0। हाँ जी बोलिए। सर मतलब dx/dt उसके बाद फिर y डायरेक्शनल। अच्छा नहीं ठीक है ux। सर इसका आंसर फाइनल क्या है? पता नहीं सर 2⁴ रूट u। क्या। नहीं सर तो डायमेंशन ही रहता है। ठीक है। तो यू एक्स हो जाएगा 0 और इसका मतलब यू वाई हो जाएगा u। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब x मैक्सिमम होगा तो डी एक्स बाई डी टी 0 होगा, यानी यू एक्स 0 होगा, यू वाई यू होगा। अब सोचता हूँ, मेरे पास एक रिलेशनशिप है डी वी एक्स बाई डी टी की। डी वी एक्स बाई डी टी है मेरे पास क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स इंटू यू वाई। और एक मेरे पास रिलेशनशिप है डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, दिस इज क्यू बी नॉट एक्स बाई एम इंटू यू एक्स। वी एक्स लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, इसको भी तो यू एक्स लिखना चाहिए। फिर मैं इसको यू एक्स लिखता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स, और इसको लिखता हूँ डी बाई डी टी ऑफ यू वाई इज इक्वल टू दिस। अब मेरे को ऐसा लग रहा है इसको मैं दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उससे ये डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा और डी एक्स बाई डी टी मेरा यू एक्स हो जाएगा। तो यू एक्स डी ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम एक्स यू वाई इंटू डी एक्स। और यू वाई की वैल्यू कुछ बनेगी क्या? यू वाई को डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, यू एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, डी ऑफ वी वाई आएगा। सर हाँ जी। सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि ax का मैक्सिमा एक्स का ax का मैक्सिमा होगा ना सर? एक्स का मैक्सिमा होगा। लग तो रहा है बिल्कुल होगा। ठीक है फिर। सो सर dAx/dt को 0 पुट किया। ठीक है फिर। बट ए एक्स का मैक्सिमा होगा तो डी ए एक्स बाई डी टी को 0 पुट कर दिया तो एक्स भी आ रहा है उसमें, साइन थीटा भी आ रहा है, या सर फिर उससे 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो फिलहाल मैं इन रिलेशनशिप को दोबारा से सोचता हूँ, क्योंकि बेसिक तरीका तो हमारे पास यही है। ये हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स आ गया और ये डी बाई डी टी ऑफ वी वाई आ गया। या तो इनको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूँ, मैं दोबारा डिफरेंशिएट करना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है कि यहीं से कुछ बन जाएगा, बिकॉज मेरे पास ये तो पक्का है कि टोटल स्पीड कांस्टेंट है। तो टोटल स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे पास यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर तो फिक्स है ना। तो 2ux इंटू डी ऑफ यू एक्स प्लस 2uy इंटू डी ऑफ यू वाई तो 0 ही है। हाँ अब अच्छा हो गया। अब जो मैं सोच रहा था यहाँ पर कि इस पूरे को मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx ऑफ यू एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम एक्स डी एक्स यू वाई। देखो जरा अब क्या बना यहाँ पर, ये डी एक्स बाई डी टी मेरा यू एक्स बन गया, यू एक्स डी ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम एक्स डी एक्स इंटू यू वाई। अब यू एक्स डी ऑफ यू एक्स की जगह माइनस यू वाई डी ऑफ यू वाई लिख सकता हूँ, तो माइनस यू वाई डी ऑफ यू वाई
इज इक्वल टू माइनस क्यू बी नॉट बाई एम एक्स डी एक्स यू वाई। यू वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और मेरे पास एक बहुत सिंपल सी रिलेशनशिप आ गई, डी ऑफ यू वाई इज इक्वल टू माई क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बहुत ही बढ़िया। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से यू वाई और 0 से एक्स। जब एक्स 0 था तो यू वाई 0 था, तो यू वाई की वैल्यू मेरे पास क्यू बी नॉट बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गई। अब जब x मैक्सिमम है उस समय यू एक्स तो 0 है और यू वाई की वैल्यू कितनी है u, तो यू वाई को u पुट कर सकते हैं इसमें। तो u इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2mu बाई क्यू इंटू बी नॉट। ये आंसर सर यही आया सर, पर डिफरेंट मेथड से आया। अभी तो तू कुछ अजीब सा आंसर बता रहा था। हाँ सर, वो मैं क्यू आर बी नॉट लेना और एम लेना भूल गया था। हाँ तो बताओ मैं सर, कैसे किया। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो जैसे पहले क्या था एफ इक्वल टू क्यू वी भी वही लिख के किया, तो ए वाई और ए एक्स आ गया मेरा। बी ए वाई आया क्यू वी एक्स इंटू एक्स बी नॉट अपॉन एम, और ए एक्स आया माइनस क्यू वी वाई एक्स बी नॉट अपॉन एम। तो मैंने हाँ ए वाई बाई ए एक्स कर दिया। ये ए दो वाई बाई, रिलेशन हो गई। हाँ, तो फिर ए वाई बाई ए एक्स, फाइंड कर लिया आपने। हाँ सर, ए वाई बाई एक्स फाइंड कर लिया। और तो उससे रिलेशन आती है, फिर उससे सिंप्लाई करके वी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और सी की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से यू स्क्वायर आ गई। उसके बाद मैंने बी वाई इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आपका मेथड बढ़िया लग रहा है। मैंने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वही चीज यूज की है। मैंने इसको लिख के डिफरेंशिएट कर लिया, इसको कांस्टेंट मान के। और आपने जो हमने प्रीवियस मेथड में मेथड लगाया था, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं तो उससे वो चीज बन जाती है। बहुत बढ़िया, मुझे ठीक लग रहा है आपका मेथड। बिल्कुल बढ़िया। हाँ सर, तो उसमें एंड में मुझे यू वाई नहीं आता, सिर्फ यू एक्स को मैंने मतलब वी एक्स जो आता है उसको जीरो डाल दिया, तो फाइनल से आ जाता है। ठीक है ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, बढ़िया। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट इसमें? तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? मतलब टाइम के साथ क्या फंक्शंस बनेंगे? हम्म, मुझे पता नहीं यार, मैंने कभी टाइम के साथ फंक्शंस निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस, सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। इसका तुम एक रफली क्वालिटेटिवली पाथ ट्रेस कर सकते हो, कैसा होगा पूरा थ्रू आउट लॉन्ग टाइम के लिए, इसका रफली क्वालिटेटिवली पाथ कैसा होगा? ये सिचुएशन थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी रखी थी अपने को माइनस बी नॉट एक्स के कैप, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 में मैग्नेटिक फील्ड लेस देन 0 होगी, और x लेस देन 0 में मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन 0 होगी। यानी कि y एक्सिस से राइट साइड में क्रॉस फील्ड है और y एक्सिस से लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड है। यहाँ से हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, तो इनिशियली यहाँ पे क्रॉस फील्ड थी तो फोर्स ऐसे लगी, वेलोसिटी ऐसे थी, तो ये ऐसे डेविएट करता जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर को डायरेक्टेड होगी। अगर इसकी वेलोसिटी इधर को डायरेक्टेड होगी तो फोर्स किधर लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड डॉट है अब यहाँ पे, यू क्रॉस भी बताओ। तो यहाँ फोर्स इधर प्लस आएगी, जी। क्रॉस भी प्लस जे है ना। तो यहाँ से आगे ये ऐसा पाथ, तो इसका सिमेट्रिक पाथ होगा क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर तो वैसा ही है। तो ये ऐसे, मतलब ये ऐसे 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 ऊपर चलता चला जाएगा।
So this is how the object is going to move. सर तो मुझे पार्ट ट्रेस करने में थोड़ा डाउट है, ये आपने पहला वाला पार्ट कैसे ट्रेस किया है? पहले वाले पार्ट में अभी हमने बेसिक तो समझा ही था कि यार एक जगह पे जाके उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ हाँ सर, वो चीज तो निकाली। उससे वहां से टर्न बैक कर गया ना वहां से, तो वहां से एक्स डायरेक्शन में वापस मुड़ गया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, हाँ फोर्स इधर लगी, तो हाँ सर, आगे जाएगा कर्व्ड पाथ में। हाँ फिर जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी इधर हो चुकी होगी। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ यस सर। हाँ पर सर वो मतलब हाँ ये आपने जो बनाया पहला वाला वो जरूरी नहीं है ना कि सिमेट्रिक होगा, आप पहला वाला ही ब्लू में जो नहीं, बनाया वो आप। नहीं, कोई सिमेट्री नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ सर, हाँ सर, सर्कल नहीं है वो और सिमेट्रिक भी नहीं है, हाँ सर, हाँ सर। तो रफ बनाया है। चलिए, सर जहाँ पर मैक्सिमम होगा उसके अबाउट तो सिमेट्रिक होगा। बेटे टाइम के बारे में कमेंट कर पाएंगे क्या कि टाइम वैसे ही होगा या? सर ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं ये या और थोड़ा सा, बस बस। हाँ सर हो गया। सर मतलब अगर फील्ड पूरा सेम ही है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ वेरिएबल थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा, सॉरी सॉरी। इसलिए मैंने सोचा है ना। हाँ सर ठीक। एक और क्वेश्चन है, एक यहाँ पे वॉल है या स्क्रीन कह सकते हैं, और यहाँ से एक चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, ये v स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे एक रीजन मान लो d विड्थ का, ठीक है। इस d विड्थ के रीजन में, इन द रीजन ऑफ width d, we can either apply a uniform electric field or a uniform magnetic field, ठीक है। what can be the minimum electric field और the magnetic field, दो अलग अलग केसेस हैं, to prevent the charged particle from hitting the screen?
सर हाँ जी। सर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म mv² by 2qd। हम्म और सर ये mv/qd। ठीक है। और कोई? सर एक सेकंड। हाँ सर यही है। ठीक है। हाँ सर मुझे भी वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो जो उसको रोक ही दे वहां पहुंचने से पहले पहले। तो अगर वो उसको रोक ही दे वहां पहुंचने से पहले पहले, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पहुंचते पहुंचते जीरो कर दो। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी mv²/2qd। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बिकॉज ये पूरी की पूरी यूज हो रही है उसको रोकने में। सर हाँ। सर मुझे लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड समझा नहीं, मतलब आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो उससे ये रुक जा रहा है वहां तक जाने पे सर। मैक्सिमम तो रिटार्डेशन इसी से आएगी ना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दूंगा तो, और हाँ एग्जैक्टली लगाऊंगा तो। सर, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगा तब भी वो ट्राई पॉसिबल करके तो। देखते हैं। वो ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता, हम्म, ठीक है, तो ये इसको ऐसे डेविएट कर देती और हो सकता है ये इसको वहां पे स्ट्राइक करने से रोक देती, राइट। यस सर। उस केस में आइडिया ये कि वहां पहुंचने से पहले पहले सर नहीं हो सकता ना। वहां पहुंचने से पहले पहले पूरी घूम जाए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इसको घुमा देगी? क्या नहीं घुमा सकती नहीं ऐसे। सर नहीं हो पाएगा। वी तो वी वैसा का वैसा रहेगा ना। सर तो पर वर्टिकल वो भी जरूरी थोड़ी है। हम्म। अगर आपने कोई एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो। हाँ, अगर मैंने किसी एंगल पे लगा दी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो होगा वो इसकी वेलोसिटी को जीरो करने में यूज होगा। हाँ सर। और वो कंपोनेंट तो इतना ही होगा। हाँ ठीक है सर, समझ गया। दूसरा कंपोनेंट तो चाहिए ही नहीं ना मेरे को हाँ फील्ड चाहिए। यस सर यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करके स्लो डाउन करके जीरो तो कर नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड तो इसको सर्कल में घुमा सकती है। तो अगर मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमा सकती है। और सर्कल में घुमा देगी तो इट इज लाइकली कि वो इसको वहां पहुंचने से पहले पहले 90 डिग्री से घुमा दे, है ना। और अगर वो वहां पहुंचने से पहले पहले 90 डिग्री से घुमा दे तो ये जो डी है ये उसके रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, क्यों? है ना। और आर की वैल्यू mv/qb हमें पता है ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन mv/qd। ठीक है। क्लियर है। मैं पूछना ही बंद कर देता हूँ, क्लियर है ना। मैं समझ लेता हूँ कि हाँ समझ में आ गया और आगे चलते हैं, चलो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे हमें एक। तो एक मेरे पास अगेन ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक वॉल है और ये गैप डी है, और इस बार हमारा चार्ज पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग चलता हुआ आता है v वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा है, ये विड्थ डी है।
व्हाट इज द पार्टिकल का मास m में, व्हाट इज द लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड to prevent the particle from hitting the wall. Does your answer depend on the sign of charge? पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा क्या? करो सॉल्व। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। mu by cube 1 minus cos theta और mu by cube 1 plus cos theta। एम वी बाय क्यू डी 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब के लिए? ये पॉजिटिव क्यू के लिए, नेगेटिव क्यू के लिए? पॉजिटिव। फॉर क्यू ग्रेटर देन 0 और एम वी तो वो बाय 1 minus cos theta ऊपर है। अच्छा, नेक्स्ट केस में 1 प्लस cos theta upon mod qd and this is applicable for q less than 0। ठीक है, देखते हैं और कोई। तो क्रॉस मैग्नेटिक नहीं सर, वो फील्ड। सेकंड वाला नहीं है, q लेस देन 0 वाला। q लेस देन 0 वाला नहीं है, सेम मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। सेम चलेगी? हाँ सर। नहीं, कुछ तो फर्क होगा। हाँ, डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी। हाँ, आपको ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है, मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे क्रॉस फील्ड लगाएंगे तो उस पर इधर फोर्स लगेगी। देखो सभी लोग, V क्रॉस B करके, V इधर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B करेंगे तो ऐसा पॉइंट करेगा राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, तो ये फोर्स आ जाएगी। और फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं आएगा, तो इसको सेंटर मानते हुए इसका सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब ये डिस्टेंस आपका r होगा, और अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से थीटा होगा। सिमेट्री से पता चल रहा है ये भी थीटा होगा, तो ये r है, तो ये r cos थीटा होगा। तो ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस
आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। तो अगर आर माइनस आर कॉस थीटा डी से कम आ गया तो इसका मतलब नहीं स्ट्राइक करेगा बॉल को। सो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा लेस देन डी। आर को एम वी बाई क्यू बी पुट कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा बी, क्या लिखा है मैंने ये, लेस देन डी। यहाँ से आ जाएगा बी ग्रेटर देन एम वी इंटू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन क्यू डी, क्यू इंटू डी, डी डी बी नहीं डी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाली फोर्स अगर मैं अंदर की तरफ ही फील्ड लगाता तो ये फोर्स इधर आ जाती, उस केस में इसका पाथ ऐसा कुछ हो जाता, तो आर वन प्लस कॉस थीटा बन जाता वो। लेकिन ऐसा सोचना ही क्यों है, क्यों भाई, है ना आर्यन, ऐसा सोचना ही क्यों है? अगर आपका चार्ज नेगेटिव होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दो, बाहर की तरफ कर दो, फिर फोर्स उधर आ जाएगी, वो घुमा देगी उसको। तो क्रॉस फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज and dot field is required for negative charge. क्लियर है सभी को? बोलो। तो फिर D इक्वल टू R प्लस R cos थीटा होगा ना? हाँ, अगर फील्ड की डायरेक्शन फ्रीज करते भाई अंदर की तरफ ही लगानी है तो फिर D की वैल्यू R प्लस R cos थीटा हो जाएगी। सर। हाँ जी सर वो जो आपने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, सर उसमें हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मतलब कितना हुआ एंगल ऑफ डेविएशन इस क्वेश्चन में? हाँ, जैसे आपने 90 चाहिए ही ना मुझे। अच्छा हाँ, इसमें तो 90 चाहिए ही। एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। एक चार्ज पार्टिकल मास m का चार्ज q का u स्पीड से चलता हुआ आ रहा था ऐसे, ठीक है। रास्ते में एक छोटा सा रीजन d थिकनेस का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मिला उसको, और d कम है, किससे कम है, d ज्यादा है या कम है, d कम है रेडियस से, ठीक है। तो d कम है रेडियस से, तो आपने इसकी एंगुलर डेविएशन निकालनी है एज इट क्रॉसेस द मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द एंगुलर डेविएशन as it crosses the magnetic field। करो। sin inverse QB D by MV। क्या आंसर बता रहा है? साइन इनवर्स QB D by MV। QBD बाई MV। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है, जब ये यहां होगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, तो रेडियस r मान के यहाँ कहीं r मान लो, है ना। अब ये यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ऐसे, तो ये एक आर्क बना लो आप, और ये रेडियस और ये भी रेडियस, और यहाँ से जब ये निकलेगा तो वेलोसिटी ऐसी। आपको ये निकालना है
कि वो कितने एंगल से डेविएट कर गया। तो जितने एंगल से वेलोसिटी वेक्टर घूम गया, रेडियस वेक्टर भी उतने एंगल से ही घुमा होगा, क्योंकि आर वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो जितने वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर घुमा होगा, जितने एंगल से उतने एंगल से ये भी घुमा होगा। तो ये आर, ये थीटा, ये डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है। तो क्लियरली डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल से आपको दिख रहा है साइन थीटा की वैल्यू डी बाय आर, साइन थीटा की वैल्यू डी बाय आर, आर की वैल्यू एम वी बाय क्यू बी। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ क्यू बी डी बाय एम वी, राइट। हाँ सर। How much time will it spend in the magnetic field? m theta by qb, क्या? m theta by qb. हाँ ठीक है। तो टाइम टेकन विल बी थीटा अपॉन ओमेगा, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज क्यू बी बाय एम। ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर, ठीक समझ। इसमें ये भी पूछ लिया, इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि वो इस रीजन को क्रॉस करते करते वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन पूछने की बजाय केवल डिफ्लेक्शन भी पूछ लिया जाता है कि वो वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, डायग्राम में देख के पता चल रहा है आपको? mv by qb 1 minus cos theta. आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, है ना? हाँ सर। दिख रहा सभी आर को? इंटू 1 माइनस कॉस। ये आर है और ये आर कॉस थीटा है, राइट। सो द डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन is r1 minus cos theta, which is 2r sin square theta by 2, that is 2mv by qb into sin square theta by 2. Sometimes it so happens that d is much smaller than radius. In that case theta comes out to be very small, और sin theta by 2 को theta by 2 लिख लेते हैं। तो साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, विच इज क्यू बी डी बाई एम वी, क्यू बी डी बाई एम वी का आधा है ना, ये था ना मेरा। सो इन दैट केस y कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स एम वी बाई क्यू बी, साइन थीटा बाई 2 को लिख दिया थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा एम वी बाई क्यू बी इंटू थीटा की sin square theta by 2 है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 2mv बाई क्यू बी इंटू थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज mv बाई क्यू बी 2 इंटू थीटा स्क्वायर्ड, दैट इज mv बाई क्यू बी इंटू थीटा की वैल्यू थी क्यू बी डी बाई mv एंड दिस होल थिंग स्क्वायर्ड। तो कितना आ जाएगा ये? mvd by 2 qb. Sorry, qbd square by 2 क्यू बी d square by 2 mv. स्क्वायर बाय 2mv, राइट, है ना।
क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सर एक सेकंड ऊपर कर सकते हैं नहीं शॉर्ट थोड़ा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। माइक ऑफ करके रखो, आपकी डिस्टरबेंस आती है बेटा पीछे से। तो सेशन क्लोज करने लगा हूं। यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, और बेसिकली दिस होमवर्क क्वेश्चन इज अबाउट क्रॉस्ड फील्ड्स। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपको, B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E नॉट आई कैप। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E नॉट जे कैप। A particle of mass m charge q, particle of mass m charge q is released from rest at origin 0 0. Determine the equation of the trajectory followed by it. ठीक है, तो आपको उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करके लेना है। पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, इसको रिलीज किया ओरिजिन से, आपको इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ठीक है जी, नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? यस सर। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपसे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 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 हाँ बोल। सर वो थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्विज़ेस नहीं हुई, आप वो टाइम टेबल बना के दे सकते हैं क्या कि कब कब कौन से करनी है बच्चों के लिए? मैंने वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तुम्हारे लिए एक वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस का वो दिया था, वो कर लिया तूने? हाँ वो कर लिया मैंने कब किया? एग्जाम से पहले। आपको वो फोटो भी डाला है प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला तो। अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ, आगे का भी शेड्यूल बनाता हूँ। एक बार इसको कर ले, फिर इसको और मैग्नेटिज्म को इकट्ठे बना के देता हूँ तुम्हें। हाँ थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर।